हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, एवोल्यूशन का सेशन हमारा स्टार्ट है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। आपको भी पता होगा कि इस बात की जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि हम लोगों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ बाकी स्पीसीज भी क्या हम जैसे एवोल्यूट हो रहे हैं। एवोल्यूट होने का मतलब कि चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। बंदर से इंसान में बदलाव हो रहा है। ठीक है, आपके डायनासोर से छिपकलियों में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बदलाव का सीरीज आप देख रहे हो ना, ये सब हम इसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ थ्योरियाँ हैं, तो उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले एवोल्यूशन की स्टडी हम कहाँ करते हैं? तो इस इवोल्यूशन की स्टडी या इवोल्यूशन से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में जो स्टडी करते हैं हम, वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर करते हैं। कहाँ? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। ठीक है ना, अर्थ में लाइफ कैसे कैसे बनी, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, फिर बात आती है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। किसी ने कोई न कोई तो होगा जिन्होंने स्टडी की होगी, डीप में स्टडी की होगी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी में जिनका क्रेडिट जाता है, वो नाम निकल के आता है चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इवोल्यूशन। आपको पता होगा कि इसी टाइम में एक साइंटिस्ट और हुआ करते थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। वो भी जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे। जबकि ये बात आपको पता है कि इवोल्यूट होने में कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ज़्यादातर इन्वायरमेंट के साथ साथ जेनेटिक्स का भी है। जेनेटिक्स में बदलाव आया तभी इंसान चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन उस समय मेंडल को कोई समझ नहीं पाया उनके काम को, और आज हम उनके काम को समझते हुए ये कहते हैं कि वाकई में डार्विन से बहुत आगे का वो काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय चूंकि डार्विन का बोलबाला ज़्यादा था, इसलिए डार्विन को ज़्यादा लोग क्रेडिट देते थे, है ना। मेंडल को समय नहीं दे पाए। उनके डेड के बाद बहुत सारा काम हुआ, उनके असिस्टेंट ने काम करके दिखाया, इस वजह से उनको क्रेडिट मिला। लेकिन यहाँ तो आप बात कर सकते हैं डार्विन की। डार्विन ने बहुत, इन्होंने भी ह्यूमन इवोल्यूशन या एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के इवोल्यूशन पे काम किया। ठीक है, तो इसलिए फादर ऑफ इवोल्यूशन का क्रेडिट इन्हीं को दे दिया जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। नो डाउट और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनको मेन दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एकदम एक्यूरेट एविडेंस प्रेजेंट की। ये बात अलग है कि उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फिर बात निकल के आती है दोस्तों थ्योरी कौन कौन सी इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, और अभी इसमें म्यूटेशन थ्योरी भी इसमें इन्वॉल्व है इवोल्यूशन में। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसे मेंशन कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, हालांकि नीचे मेंशन की गई है म्यूटेशन थ्योरी। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड दो ही है, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म। और ये तीसरी जो म्यूटेशन थ्योरी है, उसको किसने दिया था? ह्यूगो डीवरीज ने। और लैमार्किज्म को लैमार्क ने और डार्विनिज्म को डार्विन ने। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी गिवन बाय या अनाउंस्ड बाय, ये अनाउंस किया था डार्विन ने। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन ने। फिर बात करते हैं अगर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें नाम निकल के आता है, इन्हीं के साथ में काम कर रहे थे अल्फ्रेड वॉले रसेल ने। थ्योरी पूछेगा किसने अनाउंस किया? तो डार्विन ने। अगर पूछेगा कि इस थ्योरी पर बेस्ड स्पीसीज कैसे आई, ये किसने बताया? तो ये नाम निकल के आता है दोस्तों अल्फ्रेड वॉलेस, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ठीक है, फिर इसके बाद एक और थ्योरी है दोस्तों, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर एक्वायर किया जाता है, वो किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों लैमार्क ने। ठीक है ना, लैमार्क की एक बुक है जियोलॉजिकल फिलोसफी, उसमें इन्होंने वो चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया है। ठीक है, तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे किया जा सके। तो आपको पता है इवोल्यूशन खुद ही एक ब्रांच है, लेकिन अगर आप केवल इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करेंगे, तो ये एक तरीके के चेंज है, बदलाव है ना। एक लॉन्ग टाइम, बिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो चेंज आता है, बदलाव आता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। फिर भी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली चेंज। चेंज कहाँ? फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फोना का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन इन बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। करोड़ों साल में, मिलियंस बिलियंस ईयर्स में अर्थ पे जो चेंज आ रहा फ्लोरा फोना में,
उसी चेंज आने की प्रोसेस को, वो भी ऑर्डरली चेंज आने के जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। ऑर्डरली का मतलब होता है जैसे पहले नॉर्मली मान लो हम इंसान की देखते हैं तो पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे गोरिल्ला, गोरिल्ला से फिर धीरे धीरे आगे आप सीरीज देखते हो तो बंदर से चिंपैंजी, चिंपैंजी से आपका गोरिल्ला, गोरिल्ला से फिर आप देखते हो कि आपको होमो इरेक्टस, होमो हिबिलिस, निंडार्थाल, फिर क्रोमैग्नन, फिर नॉर्मल इंसान, मॉडर्न इंसान। ये इस तरीके से धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट चला। ठीक है ना, क्लियर है। हमने ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलो के बाद सीधे फिर बात करते हैं होमो इरेक्टस, होमो हिबिलिस, निंडार्थाल, क्रोमैग्नन और फिर नॉर्मल ह्यूमन या मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हम लोग का इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इसी तरीके से बाकी स्पीसीज का भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसे दूसरे टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी स्पीसीज के कैरेक्टर में बदलाव आए तो हम उसको इवोल्यूशन बोल सकते हैं। Evolution is the change in the characteristics of a species over several generations and release on the process by natural selection। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू स्पीसीज के कैरेक्टर में